हम किसी भी व्यक्ति की प्रेडिक्शन दे देते हैं, वो एक अलग बात है, मगर उसका एक बिल्कुल बेहतरीन सूत्र और बेहतरीन तरीके से यदि हम उसको करेंगे तो सभी लोगों को इसका लाभ होगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने यदि ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और जो भी वीडियोस देखते हैं उनके अंदर यदि आप कुछ पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स करते हैं तो वो बेटर होगा। यदि आपको कुछ गलती मेरे बोलने में कहीं होती है तो आप उसको समझ लेंगे, उसको पिन पॉइंट करने से बेहतर है कि आप उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टिव मुझे सजेशन देंगे तो मैं हमेशा उसके लिए ओपन रहता हूं। शुरुआत करता हूं कि कुंडली से फलित किस तरीके से किया जाता है। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई भी व्यक्ति क्यों आता है, या आप किसी भी कुंडली को खोलकर क्यों बैठते हो? जब हमारे पास कोई भी व्यक्ति आता है उसे ये इस बात से कोई भी मतलब नहीं है कि आप किस तरीके से कुंडली को एनालाइज कर रहे हो, कौन सी टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, कौन सा भाव देख रहे हो, कौन सी दशाएं देख रहे हो। उसको मतलब होता है केवल भाव फल से। तो एक एस्ट्रोलॉजर का काम है, जिसे आप फलित बोलते हो, प्रेडिक्शन बोलते हो, वो है भाव को फल बताना। अब भाव फल में क्या क्या आता है कि कब मिलेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी भाव के फल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जिसे हम जनरली बोलते हैं प्रॉमिस एंड टाइमिंग। तो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट द प्रॉमिस एंड टाइमिंग। वर्ल्ड वाइड 3 तरह की एस्ट्रोलॉजी मेनली चलती है। एक इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जिसकी कितनी सारी ब्रांच है, जिसके अंदर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलकर करते हैं पाराशरी, केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, और भी कई तरीके की एस्ट्रोलॉजी हम करते हैं। एक चाइनीज एस्ट्रोलॉजी है जो कि एंशियंट है, और एक आपकी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। ये केवल इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही हम किसी भी इवेंट को टाइम करके उस व्यक्ति को ये बताते हैं कि कब वो इवेंट होगा। बाकी एस्ट्रोलॉजीज में ये बताया जाता है कि क्या होगा। सभी एस्ट्रोलॉजीज में वही 12 हाउसेज होते हैं, 12 राशियां होती हैं, मगर वैदिक और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एक डिफरेंस है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम केवल 9 प्लैनेट्स लेकर चलते हैं, जबकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वो वहां पर 12 प्लैनेट लेते हैं, 12 भाव, 12 राशियां, 12 प्लैनेट, क्योंकि वहां पर प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस को भी वो यूटिलाइज करते हैं। सारी चीजें 12 12 12 है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम अर्थ को सेंटर मान के चलते हैं, जियो सेंट्रिक मानते हैं कि अर्थ स्थिर है और सभी उसके ऑल अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको पता है, मगर मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में यहां पर बताने की कोशिश की है। अब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से किस तरीके से किसी भी चीज की प्रेडिक्शन देंगे। तो प्रेडिक्शन का मतलब मैंने बताया भाव फल, किसी भी भाव के फल को पता करना प्रेडिक्शन है। तो 2 पार्ट हैं आपके प्रेडिक्शन के, एक है भाव और दूसरा उसका फल निकालना। तो भाव फल निकालने के लिए 7 सूत्रीय फॉर्मूला है मेरा। आप बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में जाएंगे तो आपको 7 पॉइंट को ध्यान रखना है कि किसी भी भाव के फल निकालने के लिए इन 7 पॉइंट्स पर आपको फोकस करना है। अब वो 7 पॉइंट कौन कौन से हैं, 1 बाई 1। उसमें जो पहले 3 पॉइंट है वो भाव को डायरेक्टली असर डालते हैं उसके फल पर। वो कौन है? वो खुद भाव, स्वयं भाव कैसा है, दूसरा है उसका कारक, और तीसरा है उसका लॉर्ड, जिसे हम भाव स्वामी बोलते हैं। ये डायरेक्ट असर डालते हैं भाव के फल पर, जिसको बोलते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड है, भाव का हिस्सा है वो। और 2 ऐसे फैक्टर हैं जो कि उस पर इनडायरेक्टली असर डालते हैं, और वो फैक्टर होते हैं आपका एस्पेक्ट, जिसे आप दृष्टि बोलते हैं, और एक होता है आपका जब आप कहीं से भी उसे देख रहे हो, और एक वहां पर जो प्लेनेट आकर बैठ गया, प्लेसमेंट और एस्पेक्ट, ये 2 फैक्टर आपके इनडायरेक्ट फैक्टर हैं। तो ये पहले 5 फैक्टर हुए, और छठा फैक्टर है आपका नवांश कुंडली, और 7वां फैक्टर होगा टाइमिंग करने के लिए। तो हम जब भी किसी भी चीज का फल निकालते हैं भाव का, तो उसमें 6 फैक्टर जो हैं, पहले 6 फैक्टर वो आपका प्रॉमिस और नेचर ऑफ टेस्ट ऑफ इवेंट को बताएंगे कि प्रॉमिस भी है या नहीं, और उसका क्या टेस्ट आने वाला है। ये पहले 6 फैक्टर बताएंगे। उनमें 3 डायरेक्ट फैक्टर हैं, 2 इनडायरेक्ट फैक्टर हैं, एक नवांश है, और जो 7वां फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइमिंग ऑफ इवेंट में। टाइमिंग ऑफ इवेंट का जो 7th फैक्टर है उसके 2 हिस्से हैं, एक है दशा और दूसरा है ट्रांजिट। तो जब भी किसी भी भाव से रिलेटेड फल, जिसे आप फलित बोलते हो, वो करना है तो इन 7 फैक्टर्स को आप नोट कर लें। सबसे पहले 3 फैक्टर्स की मैं बात करूंगा।
वन बाई वन कितने वीडियो बनेंगे मुझे नहीं पता, मगर मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं, मैं आपने जो बरसों में एस्ट्रोलॉजी पढ़ी होगी उसको मैं 4 या 5 घंटे के अंदर आपको सम अप कर दूंगा। सबसे पहले भाव फल के लिए जो 3 डायरेक्ट फैक्टर होते हैं उसके अंदर होता है भाव स्वयं, जिस भी भाव की बात कर रहे हो आप, सपोज संतान देखनी है तो 5वां भाव, प्रोफेशन देखना है तो 10वां भाव, आपको मैरिज देखनी है तो 7वां भाव, अपना मकान प्रॉपर्टी माँ के बारे में देखना है तो 4था भाव। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर हो गया भाव। दूसरा फैक्टर हो गया भावेश, भाव का जो भी स्वामी है, भाव का जो भी लॉर्ड है, जिसको हम हाउस लॉर्ड बोलते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया कारक, उस पर्टिकुलर भाव का कारक। इन तीनों को आपको सबसे पहले देखना है। तो उस भाव के फल में जिन 3 चीजों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो ये 3 है, स्वयं भाव, भावेश और उसका कारक। अब उसमें आपको देखना क्या है एक्चुअली, भाव भावेश और कारक की क्या यूटिलिटी है। मैं आपको यूटिलिटी केवल बताऊंगा अभी आज की क्लास में कि भाव क्या है। भाव ऐसा है जैसे आपको एक खेत के अंदर फसल लगानी है, तो फसल लगाने में क्या क्या चाहिए आपको। सबसे पहले तो आपके पास जमीन होनी चाहिए, तभी फसल लगाएंगे। जमीन नहीं है तो कुछ नहीं, हाथ पे हम नहीं लगा सकते। दूसरे नंबर पर आपके पास बीज होना चाहिए, और तीसरे नंबर पर ये डिसाइड करने वाला होना चाहिए, उसका मालिक होना चाहिए जो ये डिसाइड करेगा मुझे कौन सी इसके अंदर फसल लगानी है। क्या मुझे इसके अंदर तिलहन बोना है, या इसके अंदर गेहूं लगाना है, या इसके अंदर सरसों लगानी है। तो ये तीनों फैक्टर्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तीनों में यदि कोई एक भी खराब है, सपोज आपकी जमीन खराब है, बंजर है, आपको फसल अच्छी नहीं मिलेगी। बीज खराब है तो क्वांटिटी कम मिलेगी, उतनी क्वांटिटी नहीं मिलेगी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और जो यदि आपका फार्मर खराब है तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाएगा, गलत फसल डिसाइड कर लेगा, या वो इसके बाद उसके अंदर एफर्ट नहीं करेगा। एफर्ट करने का काम भी उसी का है, उसके अंदर ताकत ही नहीं है यदि किसान के अंदर, तो वो बीज डाल के चला जाएगा, आगे देख रेख करने की कैपेसिटी नहीं होगी, तो आपको सही फल नहीं मिलेंगे। अब हम तीनों को यहां पर बात करते हैं। सबसे पहला आपका भाव की क्या स्थिति है वो हम देखेंगे। यदि आपकी कुंडली के अंदर कैसे देखेंगे इस पर मैं बाद में बात करूंगा, अभी देखना क्या क्या है इस पर बात करूंगा इनिशियली। फिर हम इंटरनली एक एक चीज पर जाएंगे कि उसको भाव को कैसे देखेंगे, भावेश को कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले आपको भाव देखना है, आपकी भाव अच्छा होना चाहिए यदि आपको अच्छे फल चाहिए तो। फिर दूसरा फैक्टर है उस भाव के फल देने की जिम्मेवारी उसके लॉर्ड की है, स्वामी की है, जिसका खेती है रख रखाव करना, उसका डिसाइड करना, उसके सारे काम करने की जिम्मेवारी उसके स्वामी की है, लॉर्ड की है। क्योंकि एंजॉय भी लॉर्ड ही करेगा, वही करेगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो भाव का स्वामी हो जाता है। भाव का स्वामी उस भाव के फल देने की जिम्मेवारी है। भारत का प्रधानमंत्री भारत का स्वामी है, इंडिया से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने की तैयारी उसकी है, तो वो रिजल्ट आपको देगा। आप किसी कंपनी के यदि ओनर है तो आपकी जिम्मेवारी है आप किससे क्या काम लेते हैं, मगर उसके रिजल्ट देने की सारी जिम्मेवारी आपकी है। इसी तरीके से हाउस लॉर्ड, ये उसके रिजल्ट देने की जिम्मेवारी होती है। हाउस लॉर्ड आपका अच्छी स्थिति में है तो अच्छे रिजल्ट देगा। कारक तीसरी बात है, आपको आपके पास जमीन भी उपजाऊ है, आपके पास फार्मर भी अच्छा है, मगर उसका सीड अच्छा नहीं है। सीड अच्छा नहीं है तो आपको फल अच्छा नहीं मिलेगा, उसका टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा। आपने खट्टे आम की कैरी दबा दी है, उसकी गुठली दबा दी है, आम का पेड़ लगेगा तो आपके बहुत आपने ध्यान रखा और आप उसके मालिक ने अच्छी तरीके से देख रेख की, मगर आम जो उसमें आएगा वो खट्टा आएगा, मीठा नहीं आएगा। हम कहते हैं ना बोवे पेड़ बबूल का, आम कहां थे हुए। तो बबूल का पेड़ बोएगा तो वो आपका काम भी किया उसने, लॉर्ड ने, वो जमीन भी अच्छी थी, पेड़ भी अच्छा लगा, मगर आम आपको नहीं मिलने वाला है। तो आम मिलने के लिए कारक का मतलब होता है, संस्कृत वर्ड है कारण, आपके फल का कारण कौन होगा, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कारक। यदि आपका कारक कुंडली के अंदर पीड़ित है तो आपको फल मिलने के बावजूद भी आप उसे एंजॉय नहीं कर पाओगे। किसी भी चीज को एंजॉय करने में जिसका रोल है वो ही कारक है। जब हमारे सपोज आपको एक पर्टिकुलर भाव के आपको फल मिले, 7वें भाव अच्छा था, 7वें भाव के स्वामी ने आपकी मैरिज करा दी, मगर कारक शुक्र खराब था तो मैरिज से रिलेटेड एंजॉय आप नहीं कर पाओगे लाइफ को। इतना सिंपल है। चौथे भाव का आपकी दशा आई, चौथे भाव के आपको फल मिले, आपने मकान खरीद लिया, आप उसके जो लॉर्ड ने आपको मकान दिलवा दिया, अच्छा मकान दिलवा दिया, मगर उसका कारक सही नहीं है तो उस मकान को आप एंजॉय नहीं कर पाओगे।
पांचवें भाव के भाव फल देख रहे हैं, तो पांचवा भाव आपका अच्छा है, उसका लॉर्ड अच्छा है, आपको संतान प्राप्त हो जाएगी, उसने संतान दिलवा दी। अब उसका जो टेस्ट है, एंजॉयमेंट है, जो फल आप एंजॉय करोगे वो कारक पर निर्भर करेगा। यदि कारक पीड़ित है तो आप उसके फल को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो यहां पर डिस्टिंग्विश करिए आपका, यदि भाव अच्छा नहीं है तभी भी आपको फल मिलने में दिक्कत आएगी। भावेश अच्छा नहीं है तो आपको फल मिलने में दिक्कत आएगी, वो दिला नहीं पाएगा। और भाव और भावेश अच्छे हैं तो फल तो मिल गया आपको, मगर दिक्कत यहां पर क्या आने वाली है, आपको फल अच्छा मिला मगर उस फल को आप एंजॉय नहीं कर पाओगे यदि उसका कारक अच्छा नहीं है। तो सबसे पहली चीज, ये तीन फैक्टर्स एक पर्टिकुलर भाव फल को डायरेक्टली इंफ्लुएंस करते हैं कि भाव आपका अच्छा होना चाहिए, भावेश अच्छा होना चाहिए तो आपको फल डेफिनेटली मिलेगा। मगर उस फल को एंजॉय आप तभी करेंगे जब उसका कारक बेटर है, पहला रूल। अब आ जाता हूं मैं दो इनडायरेक्ट फैक्टर्स पे, जिन इनडायरेक्ट फैक्टर में बहुत सारे लोग बड़ा इसी में लगे रहते हैं। जब मैं कुंडली एनालिसिस देखता हूं लोगों की, तो वो एस्पेक्ट और वहां पर बैठे हुए प्लेनेट को इतना ज्यादा वेटेज दे देते हैं कि वो बाकी सब चीजों को खत्म कर देते हैं। कारक को अक्सर देखा है मैंने, लोग देखते ही नहीं है या तो, और देखते हैं तो उसको वेटेज कम देते हैं। अब देखिए वहां पर बैठा हुआ जो प्लेनेट होगा उसका रोल होता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, डेफिनेटली इस भाव के फल में रोल होता है, क्योंकि इस भाव को, जैसे आपका घर है, उस घर के अंदर आपने किसको आकर बिठा दिया वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा। मैं इसका एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, रोल होता है, पहले ही बता रहा हूं प्लेनेट का, मगर वो 10 से 20% से ज्यादा रोल नहीं होता। किसी कोई भाव अच्छा है, भावेश अच्छा है, कारक अच्छा है, तो बाकी फैक्टर्स उसमें 20% या 10% से ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। भाव में बैठा हुआ जो प्लेनेट का रोल कैसा होता है कि आपके घर पर संडे को कोई भी गेस्ट आ गया, आपका कोई क्लोज गेस्ट आ गया, डिनर के अंदर आप एक पर्टिकुलर टाइप का खाना खाते हैं, कि सपोज जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो सपोज उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि संडे को डिनर में नॉन वेज खाएंगे, मगर आपके घर पर जो भी गेस्ट आया वो वेजिटेरियन है। तो वेजिटेरियन है तो आपको ध्यान उस गेस्ट का रखना पड़ेगा। तो उस गेस्ट ने आपको इन्फ्लुएंस किया, आप उनसे पूछोगे कि भैया आप नॉन वेज खा लोगे क्या, गेस्ट कहेगा नहीं मैं नॉन वेज नहीं खाता, तो आपको फोर्स करेगा वो वेजिटेरियन बनाने के लिए। तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है उस पर्टिकुलर भाव में बैठे हुए, आपके घर पर जो गेस्ट आया उसके हिसाब से बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। यदि आपके घर के अंदर जगह कम है तो कोई पर्सन कहीं सोता है, उसको कहीं और सोना पड़ेगा, और हर चीज में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो इसी तरीके से जब आपके किसी पर्टिकुलर भाव के फल देख रहे हैं तो वहां पर जो प्लेनेट आकर बैठेगा वो उस पर्टिकुलर उसको आजादी नहीं देगा फल देने की, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा उस भाव के फलों को। तो जो प्लेनेट वहां पर बैठा होता है वो भी 15 से 20% इंफ्लुएंस करता है, मगर उसको पूरी तरीके से उसी पर लाद देना ऐसा ठीक नहीं है कि वहां पर प्लेनेट बैठ गया, 7वें भाव में राहु बैठ गया, मैरिज खराब करा देगा, ऐसा नहीं होता। 7th हाउस के अंदर राहु बैठेगा तो मैरिज खराब करेगा, बहुत लोग बोलते हैं। इसी तरीके से बहुत लोग तरीके की बातें करते हैं, तो हमें उन चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, रोल है उसका डेफिनेटली। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं अगले कंपोनेंट पर। अगला कंपोनेंट हमारा आता है, नेक्स्ट पार्ट इज कि हम ये देखेंगे कि एक पर्टिकुलर भाव को कौन एस्पेक्ट कर रहे हैं। एस्पेक्ट की भी इंपॉर्टेंस होती है, जैसे हमें किसी को कोई अब नेक्स्ट जो रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो होता है एस्पेक्ट का, दृष्टि का। हमें मालूम है कि यदि आपके ऊपर कोई दृष्टि रख रहा है तो वो जो दृष्टि रखने वाला व्यक्ति है वो आपको बहुत पूरी तरीके से मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा। सपोज आप कोई गलत काम करते हैं और आपके ऊपर कोई भी एक व्यक्ति दृष्टि रख रहा है, तो वो आपके गलत कामों को नोट करेगा और आगे चल के आपको ब्लैकमेल कर सकता है। यदि वो बुरा व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, आपको ब्लैकमेल करेगा कि आपको उसको पता चल गया आपने गलत काम किया है, आपसे आकर कहेगा कि मुझे पता है और मैंने आपकी रिकॉर्डिंग की हुई है, मैंने आपका ये किया हुआ है, मेरे पास आपका ये प्रूफ है, और वो आपको इस तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। मगर वो भला व्यक्ति है और वो आपको देख रहा है कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो, तभी भी वो आपके पास आएगा और आपको समझाएगा कि बेटे गलत काम मत करिए, आपको जिंदगी में बड़ी परेशानियां आ जाएंगी। तो देखिए एस्पेक्ट करने वाला दोनों तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करेगा, मगर ये आपको जरूर देखना है कि जो प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है, आपको सबको समझ में आ रहा होगा। हम देखते हैं कि मेलिफिक एस्पेक्ट कर रहा है, बेनिफिक एस्पेक्ट कर रहा है, क्यों करते हैं कि जो मेलिफिक एस्पेक्ट कर रहा है वो ब्लैकमेलर होगा, बेनिफिक एस्पेक्ट कर रहा है वो आपके गलत कामों को सुधारने की कोशिश करेगा।
तो जो प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है उसकी इंपॉर्टेंस होती है। साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है उसके अंदर कितना बल है खुद के अंदर, तभी वो असर डाल पाएगा। यदि वो कमजोर है या वीक है तो उसके एस्पेक्ट का बहुत असर नहीं पड़ने वाला। अब कमजोर या वीक का मतलब क्या होता है? एस्पेक्ट करने वाला प्लेनेट यदि आपका कंबस्टेड है तो वो काफी कमजोर हो जाएगा, वो नीच का है तो भी वो काफी कमजोर हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि जो एस्पेक्ट करने वाला प्लेनेट है वो भाव फल को प्रभावित करेगा। ये दो जो फैक्टर्स हैं आपको, कौन सा? एक जो भाव के अंदर प्लेनेट बैठा हुआ है, एक जो भाव को एस्पेक्ट कर रहा है, ये दोनों आपके इनडायरेक्ट फैक्टर होंगे। और पहले तीन फैक्टर्स, उसका कारक, उसका लॉर्ड और भाव, ये डायरेक्ट फैक्टर होंगे। तो पहले पांच फैक्टर्स हैं जो आपके भाव के फल को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे ज्यादा असर होता है आपका भाव का, भावेश का और कारक का। दूसरे नंबर पर जो असर होता है वहां पर बैठे हुए प्लेनेट का और उसे एस्पेक्ट करने वाले प्लेनेट का। एस्पेक्ट कौन कर रहा है? आप जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं उन्हें पता होगा, हम सारी चीजें देखते हैं। अभी मैं स्पेसिफिक्स पे नहीं जा रहा हूं, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको कुंडली को एनालिसिस करते हुए किन किन चीजों पर फोकस करना है। अब आ जाता हूं मैं अगले फैक्टर पर, यूटिलिटी ऑफ नवांश D9 चार्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। D9 चार्ट में हम बेसिकली केवल दो प्लेनेट्स को ले जाकर देखेंगे, इसके अलावा किसी भी प्लेनेट को आपको D9 चार्ट में नहीं देखना है। एक प्लेनेट को देखना है उस पर्टिकुलर भाव के भावेश को, और दूसरे प्लेनेट को देखना है कारक को। D9 चार्ट आपको क्या बताएगा? D9 चार्ट बताएगा आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन, कि उस पर्टिकुलर भाव का आपको जो भी रिजल्ट मिल रहा है इंटरनली आप सेटिस्फाइड है या नहीं। आप एक बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बड़ा एम्पायर आपने क्रिएट कर लिया, मगर अंदर से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो उसका एम्पायर क्रिएट करने का कोई भी फायदा नहीं है। और आप छोटी सी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, आपकी डेली के खर्चे भर निकलते हैं, मगर आप सेटिस्फाइड हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका नवांश का काम दो होते हैं। एक तो नवांश कुंडली आपको बताती है कि एक पर्टिकुलर प्लेनेट की स्ट्रेंथ कैसी है, वो फल कैसे देने में कैपेबल होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ। और दूसरी बताती है इंटरनल सेटिस्फेक्शन अबाउट दैट भावा। अब आप पर्टिकुलर भाव के भावेश को नवांश कुंडली में जाकर देखेंगे। आप मेरी नवांश का डिविजनल चार्ट का वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है। कई सारे वीडियोस हैं मेरे, आप यदि जाकर देखोगे यूट्यूब चैनल पर तो आपको मिल जाएंगे नवांश से रिलेटेड। तो अब आप जाकर देखोगे कि वो प्लेनेट भावेश क्या वो केंद्र में त्रिकोण में जाकर बैठा है, वो आपका भावोत्तम है या वर्गोत्तम है, स्वय राशि का है, उच्च की राशि का है, या फिर वो अपने मित्र राशि का है नवांश में, तो उसकी स्थिति रिलेटिवली बेटर होगी। बेटर होगी तो वो आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन देगा उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट में। इसी तरीके से आपको कारक को भी देखना है, उस पर्टिकुलर भाव के कारक में भी ये देखना है। तो कारक को देखोगे तो भी वो आपको टेस्ट अच्छा महसूस कराएगा, उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड रिजल्ट की जो आपकी फीलिंग होंगी वो बेटर होंगी। तो इस तरीके से हम नवांश कुंडली को यूटिलाइज करेंगे। जो यूटिलाइज करने हैं, जो मैंने फैक्टर बोले हैं, उनके अलावा आपको कोई भी फैक्टर नहीं देखना है। कि वो यदि केंद्रीय त्रिकोण के अंदर है तो आपको अच्छा है, मगर 2-3-11 में आकर बैठ गया, 2-3-11 में आकर बैठ गया तो वो आपको अच्छा, उतना फीलिंग अच्छी नहीं होगी आपको, इंटरनल आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, इंटरनल एक खींचतान होगी, डिससेटिस्फाइड भी नहीं होगे, मगर आपको पता ही नहीं लगेगा आप इस काम से सेटिस्फाइड हो या सेटिस्फाइड नहीं हो। मगर यदि वो आपके 6-8-12 में जाकर बैठ गया, शत्रु राशि में जाकर बैठ गया, या वो डेबिलिटेट होकर बैठ गया, इस तरीके की स्थिति के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, तो आपको, आप एक्सटर्नली चाहे कितना भी बड़ा कुछ भी कर रहे हो, उस भाव से रिलेटेड फलों से आप अंदर से संतुष्ट नहीं होंगे। दुनिया को दिखाने के लिए आप संतुष्ट लगेंगे, मगर आपके अंदर एक कशमकश चलती रहेगी। इस तरीके से हम इसको देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और लास्ट फैक्टर है, वो होता है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। आपने एक पर्टिकुलर भाव को देख लिया, अब भाव से रिलेटेड आपको कब मिलेगा फल, कब मिलेगा? फल कब मिलने में दो फैक्टर्स हैं, एक है दशा और दूसरा है ट्रांजिट। दशा आप जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन आपकी फिक्स हो चुकी है, वैसे तो ट्रांजिट भी फिक्स हो चुका है, क्योंकि प्लैनेट्स का ट्रांजिट भी फिक्स है, आप अगले 50-100 साल का भी देख सकते हो। दशाएं रिजल्ट देने के लिए आपको खुद चलकर आती हैं। पहला नियम, दशा जो है वो आपको रिजल्ट देने के लिए अपने आप चलकर आएंगी। आपको पता होगा दशा कब आने वाली है। तो दशा जो रिजल्ट देती है वो इस तरीके से देती है, जैसे भंडारे में आप अपनी पत्तल लेकर बैठे हुए हैं जमीन पर, और आपको परोसने वाला आएगा, आपकी बारी पे अपना आप आ जाएगा और आपको खाना मिल जाएगा। मगर ट्रांजिट के रिजल्ट आपको खुद जाकर लेने पड़ेंगे, खुद जाकर लेने ऐसे पड़ेंगे जैसे आप बुफे सिस्टम के अंदर
खाना खाने गए हो तो आपको प्लेट उठाकर जो चीज खानी है उसके पास खुद चलकर जाना पड़ेगा। तो दशा और ट्रांजिट के रिजल्ट में ये डिफरेंस होता है। दशाएं आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अब आपको किसी भी भाव से रिलेटेड रिजल्ट किन दशाओं में मिलेंगे? सबसे पहले उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट आपको उस भाव के लॉर्ड की दशा में मिलेंगे। दूसरा, उस भाव के अंदर बैठे हुए प्लेनेट की दशा में मिल सकते हैं। तीसरा, उस भाव के कारक की दशा में मिल सकते हैं। चौथा, उस भाव को देखने वाले प्लेनेट की दशाओं में मिल सकते हैं। इन चार दशाओं के अंदर आपको एक पर्टिकुलर भाव के रिजल्ट मिल सकते हैं। हालांकि नवांश में प्लेनेट किस भाव में बैठा है वो उस भाव के भी रिजल्ट देने की स्थिति में होता है। इनके अलावा आपको और किसी भी दशा के अंदर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जो लोग बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल में रिजल्ट नहीं मिलते। मैं आपको प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशंस बता रहा हूं कि भावेश की दशा, भाव में बैठे हुए प्लेनेट की दशा और उसके कारक की दशा और उसे एस्पेक्ट करने वाले प्लेनेट की दशा, और उसका जो भावेश है वो नवांश में जिस भी राशि में गया है, भाव में गया है, उस भाव के रिजल्ट वो दे देगा, ऐसा हम मानेंगे। नवांश में उस पर्टिकुलर भाव में कौन प्लेनेट बैठा है वो भी आपको रिजल्ट देगा। तो ये 5 दशाएं आपकी इंपॉर्टेंट होंगी। इसके बाद ट्रांजिट पर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, क्योंकि ट्रांजिट सिंपल नहीं है। मैं आपको अभी दे दूं कि पर्टिकुलर प्लेनेट ट्रांजिट में ये रिजल्ट देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक और मैं छोटी सी चीज यहां पर आपको ऐड करना चाहूंगा। इसमें आपके पास कोई भी व्यक्ति यदि आता है, या हमारी जिंदगी का साइकिल इस तरीके से है, भृगु चक्र पद्धति एक कंसेप्ट है, उससे मिलता जुलता है, मगर भृगु चक्र पद्धति एक पर्टिकुलर भाव को एक साल एलोकेट करती है, मगर हम ऐसा नहीं करते। जो हमारी रिसर्च है और हमारी स्टडी है वो ये बताती है कि हमारी जिंदगी के अंदर इवेंट किस तरीके से घटित होते हैं। आपकी कुंडली के 12 भाव है। 12 भाव में सबसे पहला भाव आपकी लग्न है। तो लग्न क्या होती है? जब एक बच्चा पैदा होता है, जब तक वो ना बोल पाता है, ना खा पाता है, ना कुछ भी नहीं कर पाता, पूरी तरीके से दूसरे व्यक्ति पर डिपेंडेंट होता है, तो उसका पहला भाव एक्टिवेटेड होता है लग्न। शरीर, वो अपने शरीर के अलावा उसको कुछ पता नहीं होता, सर्वाइवल में वो जी रहा होता है, उसको ना दुनिया का पता है ना दारी का पता है। मगर जैसे ही उसके मुंह के अंदर दांत आ जाते हैं तो उसका सेकंड हाउस एक्टिवेट हो जाता है। अब दांत किसी के 1.5 साल में आए तो 1.5 साल में सेकंड भाव एक्टिवेट होगा, 2 साल में आए तो तब एक्टिवेट होगा, क्योंकि अब वो फूड खुद खाने लग जाता है अपने दांतों से, मम्मी पापा बोलने लग जाता है। सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ स्पीच ऑल्सो। अब वो जिस भी उम्र में, कोई बच्चा 4 साल की उम्र में खाने लगा, अपने आप दांत आए या बोलने लगा, तो उसका 4 साल में सेकंड हाउस एक्टिवेट होगा। भृगु चक्र पद्धति कहती है कि दूसरे साल में हो जाएगा, मगर एक्चुअल में वो नहीं है। अब तीसरा भाव एक्टिवेट कब होगा? जब वो चलने लग जाता है पैरों पे और अपने पड़ोस में जाना शुरू हो जाता है, बगल के पार्क में जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि थर्ड हाउस नेबरहुड को रिप्रेजेंट करता है। वो जिस उम्र में भी 4 साल में, 5 साल में, तब उसका थर्ड हाउस एक्टिवेट होता है पर्सन का। चौथा भाव जिसे हम सुख भाव बोलते हैं, वो एजुकेशन का भाव भी है। आपका जो मिनिमम एजुकेशन है उसका भाव चौथा भाव है। तब वो स्कूल जाने लग जाता है तो उसका फोर्थ हाउस एक्टिवेट होता है पूरी तरीके से, मां से अटैच होता है, घर पर रह रहा होता है। अक्सर आजकल तो हालांकि जल्दी भी बच्चे चले जाते हैं, मगर अक्सर 95% केसेस में ग्रेजुएशन तक की स्टडी या एटलीस्ट 12th तक की स्टडी को भी फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो जब तक वो स्कूल में पढ़ रहा है आपको किसी दशा की जरूरत नहीं है। आप मानकर चलिए कि उसका फोर्थ हाउस एक्टिवेटेड है, मां से अटैच्ड है, रोज उसे मां लंच में खाना देगी, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बना के देगी, डिनर में देगी, मां से पूछकर वो काम करेगा, सारी चीजें मानकर चलेगा। फोर्थ हाउस उसका एक्टिवेटेड होता है। अप टू ग्रेजुएशन कह सकते हो, आज के समय में आप इसको 12th तक मान सकते हो। इसके बाद जैसे ही वो आपका उससे आगे जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब उसको रोमांस भी होता है, लव अफेयर भी होते हैं उसके, और भी डायरेक्शन में अदर लर्निंग की तरफ भी जाता है, एंटरटेनमेंट में भी उसका ध्यान होता है, लगता है मैं मूवी देखे आऊं, कहीं घूम आऊं, और हायर लर्निंग की तरफ जाता है, इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, रोमांस भी कर सकता है, अपोजिट पार्टनर को भी वो सर्च करता है, तब उसका 5th हाउस एक्टिवेटेड है। आपके पास कोई भी व्यक्ति आया और आपसे कहता है कि भाई मेरी मैरिज होने वाली है, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया है, दोस्ती होगी नहीं होगी, समझ लीजिए उसका 5वां भाव एक्टिवेटेड है। अब उसने हायर एजुकेशन ले ली, पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया। अब क्वेश्चन अराइज होता है, 6th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा जब वो नौकरी सर्च कर रहा होगा या नौकरी शुरू करेगा। अब तक दुनियादारी से जो उसने सीखा इस उम्र तक, उसको यूटिलाइज करने का टाइम आएगा, दैट इज 6th हाउस। वो डिस्प्यूट में आएगा, स्ट्रगल में आएगा, उसको काम करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, जिस तरीके की भी सेवा करनी है सोसाइटी की वो सेवा करेगा। नाउ 6th हाउस इज एक्टिवेटेड। तो जो भी पर्सन नौकरी के लिए सर्च कर रहा है, आपको उसकी कुंडली की कोई दशा अंतरदशा कुछ नहीं देखनी, आप मान लीजिए कि उसका 6th हाउस एक्टिवेटेड है।
अब 6th हाउस एक्टिवेटेड हो गया, उसकी नौकरी लग गई और वो कमाने लग गया। अब देखिए इमीडिएटली उसका 7th हाउस एक्टिवेटेड हो जाएगा। 6 के बाद इमीडिएटली 7th हाउस एक्टिवेटेड हो जाएगा। यदि वो बिजनेस भी कर रहा है, अपना काम भी कर रहा है, तो मान लीजिए कि उसके दिमाग के अंदर अब पार्टनरशिप के बारे में सोचेगा, मैरिज के बारे में सोचेगा, रोमांस वो 5वें भाव के अंदर कर चुका है, तो 7th हाउस एक्टिवेटेड होगा। तो जब भी पर्सन सर्च कर रहा हो फॉर द मैरिज या उसकी मैरिज होने वाली है बगैर किसी दशा और अंतरदशा के, आप मान के चलिए कि उसकी कुंडली का 7वां भाव एक्टिवेटेड है। अब मैरिज हो गई, मैरिज के इमीडिएटली बाद उसका 8th हाउस एक्टिवेटेड हो जाएगा। मन के अंदर चिंताएं घर करना शुरू हो जाएंगी। उसके दिमाग के अंदर आएगा जो भी उसका हनीमून पीरियड है वो खत्म हुआ, महीने 2 महीने 4 महीने के अंदर घर के अंदर समस्याएं आएंगी, आगे की प्लानिंग की समस्या आएंगी, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, उसके अंदर एक फियर क्रिएट हो जाएगा, फ्यूचर के लिए इनसिक्योरिटी हो जाएगी। वो थोड़ा भी बीमार होगा और सीरियस बीमार बाई दी हो गया तो उसको अपनी वाइफ की चिंता हो जाएगी, बच्चे भी हो सकते हैं। तो उसके बाद उसके अंदर फियर आएगा और वो ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करेगा। साथ ही साथ जब 8वां भाव एक्टिवेट होता है 8th हाउस, तो वो उसके इन-लॉज से अपनी फैमिली बनाएगा, वो वाइफ की साथ फैमिली क्रिएट करेगा। तो स्पाउस का 2nd हाउस हो जाता है 8th हाउस, तो वो सेल्फ फैमिली क्रिएट करेगा। इससे पहले उसका परिवार था, जो माँ बाप का परिवार था, अब वो अपनी फैमिली क्रिएट करेगा। उसके इमीडिएटली बाद देखिए 9th हाउस आपका भाग्य का भाव होता है, और जो पत्नी और पति होते हैं उन्हें हम भाग्य मानकर चलते हैं। तो वहां पर क्या होगा, आपका 9th हाउस भी इमीडिएटली उसी समय पर एक्टिवेटेड होगा। 8th हाउस एक्टिवेट होगा मैरिज के जस्ट बाद, उसके अंदर एक फियर आएगा और अपनी वो एक फैमिली शुरू करेगा। और साथ ही साथ उसका 9th हाउस भी एक्टिवेट हो जाता है, भाग्योदय हो जाता है, क्योंकि पत्नी के साथ वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है, प्लानिंग करता है, उसको सक्सेस मिलती है। अक्सर लोगों को मैरिज के बाद ट्रांसफॉर्म हो जाती है उनकी लाइफ पूरी तरीके से। 8th हाउस देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस भी है, वो बदल जाता है। दोस्तों के साथ घूम रहा था, वो पत्नी के साथ समय बिताएगा। दोस्त कहेंगे चलो यार घूमने चलते हैं, वो कहता नहीं यार मैं तो घर पे हूं। अपनी वाइफ के साथ घर पर ज्यादा समय बिताएगा, गंदी आदतें उन्हें छोड़ देगा, उसकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, उसकी दिनचर्या ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और साथ साथ में वो आपकी भाग्य लक्ष्मी होती है, पत्नी या पति, वो 9th हाउस भी वहां पर एक्टिवेट हो जाता है। और इसके बाद जब उसकी मैरिज होगी, भाग्य एक्टिवेट हो गया, तो उसका कारोबार बढ़ेगा या उसको प्रोफेशन की तरफ ज्यादा इंगित होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे। कर्म में सभी तरीके के कर्म होते हैं, शादी वाले कर्म भी करने पड़ेंगे, कमाने वाले कर्म भी करने पड़ेंगे, कर्म कांड भी करने पड़ेंगे। भगवान में भी उसकी आस्था क्रिएट होगी, इनसिक्योरिटी क्योंकि पहले ही क्रिएट हो चुकी है उसके अंदर। जब तक 7वां भाव नहीं आया था तब तक वो पूजा कर रहा था, नहीं कर रहा था कोई बात नहीं, मगर अब वो करेगा क्योंकि उसके अंदर एक फियर क्रिएट हो चुका है। 8th हाउस एक्टिवेट हुआ था तब से। अब 10th हाउस में प्रोफेशन करेगा, काम करेगा, मैरिज हो गई थी उसकी। इसके बाद क्या होगा, उसका 11th हाउस, सोशल सर्किल बढ़ेगा उसका, रिश्तेदारी बनी, बहुत सारे यार दोस्त बढ़ेंगे, क्योंकि प्रोफेशन कर रहा है उसकी वजह से भी बढ़ेंगे। पत्नी के यार दोस्त भी होंगे, रिलेटिव्स भी होंगे। और 11th हाउस एक्टिवेट होगा, और 11th हाउस एक्टिवेट होगा, वो कमाएगा तो उसके इमीडिएटली बाद उसके खर्चे क्रिएट होंगे। 12th हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा। और इस तरीके से आपकी कुंडली के अंदर आपको कोई भी दशा और अंतरदशाओं को बहुत ज्यादा देखने की भी आवश्यकता नहीं होती। सारे इंडिकेशंस आपके पास जो भी नेगेटिव आएगा, जिसकी कुंडली आपके पास पड़ी हुई है, वो खुद लेकर आएगा। आप अपनी कुंडली में देख लीजिए, आपकी चिंताएं किस भाव से रिलेटेड आपके कंसर्न है, मन के अंदर आपका वही भाव एक्टिवेटेड है, आपको दशाएं देखने की भी जरूरत नहीं है। यह वो टेक्निक है जिसके अंदर आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली के बगैर भी उसके बारे में पूरी बातें बता सकते हो। कोई व्यक्ति अपने बच्चों से रिलेटेड टेंशन में आ रहा है, समझ लीजिए उसका 5th हाउस डेफिनेटली एक्टिवेटेड है, और उसका 6th हाउस एक्टिवेट होने का तरीका है। जन्म का साइकिल इसी तरीके से, कुंडली को इसी तरीके से पाराशर जी ने क्रिएट किया है, हमारे ऋषि मुनियों ने क्रिएट किया हुआ है। तो दोस्तों आज मैंने आपको एक कुंडली भाव फल का एक पर्टिकुलर कंसेप्ट आज की क्लास में बताया। कमिंग क्लासेस में मैं आपको कारक की यूटिलिटी, भावेश की यूटिलिटी, दशाओं की यूटिलिटी बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि दशाओं के मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, ट्रांजिट के बहुत सारे वीडियो हैं। जो लोग मेरा कोर्स कर रहे हैं उन्हें तो पता ही है कि मेरा दशाएं कराने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट है, अलग तरीके से मैं दशाएं कराता हूं, और आप जैसे चाहे कर सकते हैं। मगर आप इन बेसिक कंसेप्ट को जो मैंने आज की क्लास में बताया, इन्हें नोट करके रखेंगे, इन्हें ध्यान रखेंगे, और इनको दिमाग से निकाले, दिमाग में रखकर ही कोई भी प्रेडिक्शन देने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टली अपने पुराने तरीकों से सीधा एस्पेक्ट वगैरह देखकर शुरू नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आप करेंगे तो आपकी प्रेडिक्शन 80 to 85% बिल्कुल एक्यूरेट जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।